किचन के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि बाहर वालों का अंदर प्रवेश निषेध है। लेकिन मोटी भुक्कड़ अनामिका किचन में जाके लेग पीस उठा के खाने लगती है। मैं तो एक दिन भी बिना खाए रह ही नहीं सकती हूँ। मैं अपना पसंदीदा खाना और ये किचन को छोड़ के फंक्शन में जाऊँ? ना बाबा, ऐसा तो कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा होगा मैं माँ जी से अच्छे से कह ही दूं कि मैं फंक्शन में नहीं आऊंगी, भले इसके लिए वो थोड़ी डांटे या मारपीट करे मुझे। ऐसा वो सोच ही रही थी, तब तक सासू माँ शारदा किचन में आती है। दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड देखकर सासू माँ शारदा मनी मन सोचने लगती है, इस रसोई घर के साथ मेरे घर का पूरा साम्राज्य मेरी मोटी बहू अनामिका का है। अगर इस किचन से मुझे कुछ सामान लेना हो तो पहले बहू से अनुमति लेनी होती है। भगवान करे ऐसी किस्मत किसी सास की ना हो। इस तरह सोचकर वो अपनी बहू को देखने लगती है। देखती है कि मोटी बहू किचन में ही खड़ी होकर चिकन लेग पीस खा रही है। पहले से ही सोच रही थी मेरी बहू कहीं ना कहीं तो कुछ खा रही होगी, वही हुआ। बहू को उस तरह से खाते हुए देख शारदा कहती है, अरे मेरी पेटू बहू रानी, खाना बंद करके किचन से निकलोगी तब तो रेडी होगी, हमें फंक्शन में जाना है। ये सब कहने के बावजूद अनामिका चिकन लेग पीस खाती ही रहती है। खाते खाते वो दरवाजे के पास आती है। वहाँ शारदा खड़ी हुई थी। शारदा किचन के बाहर से अनामिका को चिकन लेग पीस खाते हुए देखती है। माँ जी, मैं फंक्शन में आऊंगी, पर एक शर्त पे, अगर आप पूरा किचन मेरे साथ लेकर चली तो। नहीं तो मैं नहीं आने वाली, आप ही जाइए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किचन को हम इस तरह से साथ में कैसे ले जा सकते हैं? खाने के लिए तुम पागल होती जा रही हो क्या? चाहे आप मेरे बारे में कुछ भी सोच लीजिए माँ जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरे किचन को मेरे साथ लेकर जा सकती है तो जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा संभव नहीं है बहू, ये कोई लिपस्टिक है क्या? ये किचन है, इसको साथ कैसे ले जाओ? ये कोई चूड़ी भी नहीं कि इसको हाथ में पहना जाए। थोड़ा सा तो समझदार बनो। आप थोड़ा समझदार बनिए माँ जी। अगले 4 दिनों तक मैं इस कमरे को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। 4 दिन तो कैसे भी बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहती है कि मैं आपके साथ न्योता में जाऊँ तो मुझे मेरा किचन मेरे साथ चाहिए, नहीं तो मैं नहीं जाने वाली। और अगर आप चाहती है मैं आपके साथ आऊँ तो इस किचन को आपको तो अपने साथ लेकर ही जाना होगा, नहीं तो मुझे वैसे भी फंक्शन में जाने का कोई मन नहीं है। अगर आपको मर्जी है तो आपको मेरी तो शर्त माननी पड़ेगी। इस तरह की बातचीत चली रही थी, तभी प्रसाद और रमेश तैयार होके वो कमरे में आते हैं। शारदा, मैं और बेटा तैयार है, तुम और बहू तैयार हो गई हो तो चलो साथ में फंक्शन हॉल चलेंगे। एक बार बहू क्या कह रही है आप सुन लीजिए, फिर बताइए फंक्शन हॉल जाना है कि नहीं, तब मैं तैयार होंगी। बहू, दिन भर तुम किचन में कैसे रह सकती हो? जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, फंक्शन हॉल चलेंगे। 1 मिनट रुकिए पिताजी, एक लेग पीस खत्म होने वाला है, दूसरा ले आती हूँ। इतना कहकर बहू रानी अनामिका सीधा स्टोव के पास चली जाती है। वहाँ से एक लेग पीस उठाकर उसे खाते खाते वो किचन के पास आकर कहने लगती है, पिताजी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं आऊंगी, बस आप मेरे साथ साथ इस कमरे को भी लेकर चलिए, फिर मैं कहीं पे भी जाऊंगी। अनामिका के इस तरह से कहने पे प्रसाद कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रमेश को बड़ा गुस्सा आता है। अनामिका, तुम पागल हो गई हो क्या? समझ सकता हूँ कि तुम्हें किचन बहुत पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किचन को अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हो। हाँ, मेरे साथ अगर किचन नहीं जाएगा तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अनामिका, ऐसा वैसा कोई न्योता नहीं है, शादी का न्योता है, वहाँ तरह तरह के पकवान बनाए जाएंगे। तो क्या तुम बैठकर ये किचन का खाना खाओगी? बताओ। हो सकता है कि मैं खाने के लिए पागल हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छे से पता है आप माँ पिताजी मुझे शादी में ले जाना चाहते हैं। सच बताइए, है कि नहीं? उसकी ऐसी बातें सुन के शारदा और रमेश एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। क्या कह रही हो बहू? वो तो सबको पता है ना। मैं फंक्शन में जाऊंगी, वहाँ पे जाके खाऊंगी, क्योंकि अब मैं मोटी हूँ, इसीलिए सब मुझे चिढ़ाएंगे और रोड रोलर कहेंगे।
सभी लोग मुझे अपमान करेंगे, भुक्कड़, शैतान कहेंगे। जब इनका अपमान नहीं सह पाऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं खाना छोड़ दूंगी। मैं खाना छोड़ दूंगी तो मैं बहुत जल्द पतली हो जाऊंगी। सही कहा ना? अनामिका की इस बात पर सासू माँ शारदा पति रमेश को समझ नहीं आता है कि वो क्या जवाब देंगे। अनामिका तभी भी खाते ही रहती है और वो उन्हें देखते ही रहते हैं। उस बीच प्रसाद वहाँ पर आते हैं। शारदा, बेटा रमेश, एक बार बाहर आओगे क्या? बाहर? बाहर क्यों आऊं जी? हाँ, बाहर क्यों पिताजी? ज्यादा कुछ कहे बिना तुम दोनों जल्दी से बाहर आओ। इस तरह कहकर प्रसाद घर से बाहर निकल के जाते हैं। फिर शारदा और रमेश भी पीछे पीछे बाहर जाते हैं। तब तक उधर किचन में अनामिका का सेलफोन बज उठता है। हेलो, कौन? अनामिका के इस तरह से पूछने पर दूसरे तरफ किराना के दुकान वाला किट्टू कहता है। हेलो अनामिका मैडम, मैं किराने की दुकान का किट्टू बोल रहा हूँ। ओह किट्टू, हाँ बताओ, जो कहा था, राशन का सब सामान रेडी है क्या? सब कुछ रेडी है मैडम, अगर कुछ छूट गया हो तो आप फोन कर दीजिएगा। कोई बात नहीं किट्टू, अभी के लिए तो काफी है। अगर फिर से कुछ याद आया तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, वो तुम घर पे भिजवा देना। इतना कहकर वो फोन रख देती है। फिर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों बाहर आते हैं। तब तक चिकन वाला महेश 2 हाथ में 2 बड़े बैग लेकर वहाँ आता है। सब्जी वाली सरोजा सब्जी लेकर आती है। दूध वाला दूध लेकर वहीं पे खड़ा रहता है। ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है रमेश को। अरे तुम लोग सब कौन हो और घर के सामने आकर क्यों खड़े हो? अरे सर, मेरा नाम महेश है, मेरा चिकन का दुकान है। अनामिका मैडम ने फोन करके कहा था 10 किलो चिकन ले आने के लिए, वही लेकर आया हूँ। उसकी बातें सुन के रमेश फिर कुछ कह नहीं पाता। शारदा सरोजा के पास जाती है और पूछती है, अरे सब्जी वाली, क्या मेरी बहू अनामिका ने तुम्हें भी फोन करके बुलाया है? हाँ मालकिन, उन्होंने कहा था कि हर तरह की सब्जियाँ 1-1 केजी करके ले आओ। हाँ मालिक, और कितनी देर इसे उठा के खड़ा रहूं? पैसे दे दीजिए और ये डब्बा रख लीजिए। प्रसाद जाके सभी को 1-1 करके पैसे दे देते हैं। रमेश 10 केजी चिकन उठाकर जहाँ अनामिका थी उसके पास ले जाता है। अनामिका, अनामिका, तुमने महेश को फोन करके कहा था क्या इस तरह से 10 केजी चिकन ले आने के लिए? उसकी बातें सुन के अनामिका बहुत खुश होती है। अच्छा वो ले आया? वैसे भी आप लोग 4 दिनों के लिए फंक्शन में जा रहे हैं ना, इसीलिए 4 दिनों के लिए मैं पहले से ही मंगवा के रखी ताकि आप लोगों को ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। ऐसा क्या? अब तुम खुश हो ना? इस तरह कहने पर अनामिका रमेश के हाथ से चिकन लेकर उसी कमरे में रेफ्रिजरेटर था उसमें जाके रख देती है। तब तक शारदा एक टोकरी में तरह तरह की सब्जियां अपने सर पे उठाकर अनामिका के पास किचन में आती है। अनामिका उनसे सब्जी की टोकरी ले लेती है। प्रसाद भी हाथ में दूध का कैन पकड़ के अनामिका के पास आते हैं। अनामिका वो कैन ले लेती है और उसे लेकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अजी एक बार बाहर आइए ना। क्या हो गया? अब कुछ और भी बाकी है क्या? हाँ आप है ना। इस तरह कहने पे रमेश, शारदा, प्रसाद तीनों बाहर निकल आते हैं। तब तक बाहर गुरु एक बैलगाड़ी लेकर आते हैं। वहाँ बड़े बड़े चावल की बोरियां रखी हुई थी और 2 छोटे छोटे बैग भी थे। गुरु, ये सब क्या है? कुछ नहीं बाबू, लगता है आप लोग किसी फंक्शन के लिए 4 दिन बाहर जाने वाले हैं। अनामिका मैडम ने कुमार को फोन करके कहा था 2 चावल की बोरियां भेज देने के लिए 25-25 के और 5 केजी छोटे छोटे दाल के बोरे। मैं सब लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा होगा अगर ले लेंगे तो मैं सब सामान देकर अभी वापस चला जाऊंगा। उसके इस तरह से कहने पर प्रसाद, रमेश, शारदा तीनों मिलके उन बोरियों को उठाकर जहाँ अनामिका किचन में थी वहाँ पर ले जाते हैं। गुरु को पैसे देते ही वो वहाँ से रवाना हो जाता है। तीनों ही काफी थक चुके थे। दुखी चेहरा बनाकर वो अनामिका के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब आप लोग खुशी खुशी अपना चेहरा बना के 4 दिनों के लिए न्योते पे जाइए। मैं यहाँ घर पे ही रहती हूँ। आप लोग वहाँ पे जाएंगे तो बहुत मौज मस्ती करेंगे। मैं भी यहाँ पे खाना पीना खा के मस्ती में रहूंगी। ये सब सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अनामिका को देखने लगती है। क्या हुआ माँ जी, अचानक से आप एनाकोंडा जैसा क्यों बन गई? देखकर लग रहा है कि आप मुझे निगल जाएंगी। मेरे ऊपर बुरी नजर लग सकती है। अब आप लोग तैयार होकर फंक्शन हॉल जाइए।
इस तरह से कहकर किचन से सभी को बाहर निकाल के वो दरवाजा लगा देती है और किचन में ही खड़ी होकर वो मजे से गाजर खाने लगती है। बाहर खड़े शारदा, प्रसाद, रमेश पागल बहू को देखकर हंसने लगते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। पंडित जी परमेश्वर हाथ में एक बैग लेकर मिठाई लाने के लिए जा रहे थे। इस पूरे इलाके में सिर्फ एक शारदा मिठाई दुकान है। अब पता नहीं कितनी भीड़ होगी वहाँ। मैंने कहा कि मिठाइयों की जरूरत नहीं, पर मेरी पत्नी कांता कहने लगी कि बेटी की शादी तय हुई है, हम सबको मिठाई खिलाएंगे। इसीलिए 2 केजी मिठाइयाँ लाने के लिए मुझे घर से धक्का मार के भेज दी। इस तरह सोचते हुए गांव का एकमात्र मिठाई दुकान शारदा मिठाई दुकान में वो पहुंच जाते हैं। अब दुकान के सामने लोगों की काफी लंबी कतार लगी हुई थी। ये देखकर पंडित जी थोड़े उदास हो जाते हैं। अरे बाप रे, अब इस लंबी लाइन में लगना होगा मुझे, कोई चारा भी नहीं, क्या करूं मैं। पंडित जी इस तरह सोचते हुए लाइन में खड़े थे, तभी शारदा अपने दुकान से पंडित जी को देखती है। वहाँ दुकान में अपने पति प्रसाद, जो कि काउंटर में पैसे ले रहे थे, उनसे कहती है, अजी वो देखिए पंडित जी लाइन में खड़े हैं, लगता है मिठाई लेने के लिए आए हैं, उन्हें यहाँ अंदर ले आइए। अरे शारदा, अगर हम उन्हें अंदर ले आए तो बाकी पब्लिक हल्ला गुल्ला करने लगेगी, बेकार का झमेला क्यों। हमें उनसे बहुत काम रहता है, उन्हें अंदर लेकर आइए। अगर कोई कुछ कहा ना, अब सीधा आके मुझे बताइएगा, मैं सबको संभाल लूंगी। ठीक है शारदा, जो तुम कहो। फिर प्रसाद पंडित जी जो लाइन में खड़े थे उनके पास जाते हैं। क्या प्रसाद जी, आप यहाँ पे क्यों आए? पंडित जी, शारदा बुला रही है, चलिए। क्या कहा? शारदा जी ने मिठाई की दुकान के अंदर से देख लिया कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, तब जाके उन्होंने बुलाया। तब तो जाना ही होगा, चलिए चलते हैं। प्रसाद के साथ जब पंडित जी लाइन से निकल के अंदर जाने लगते हैं, तभी लाइन में खड़ी हुई कमला कहने लगती है, क्या चाचा जी, पंडित जी तो हमारे पीछे लाइन में लगे थे और आप उन्हें बुलाकर लेकर जा रहे हैं। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, अंदर मेरी पत्नी शारदा है, उसने मुझे कहा कि जाके पंडित जी को अंदर ले आओ। मैं कुछ नहीं कह सकता और इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जो उसने कहा मैं वही कर रहा हूँ। इस तरह कहने पे कमला लाइन से निकल के सीधा शारदा के पास जाती है। शारदा चाची, ये सही नहीं कर रही हैं। क्या हुआ ग्वालिन, मेरी मिठाइयाँ ठीक नहीं है? मैं मिठाइयों के बारे में यहाँ कहने नहीं आई हूँ। वो जो पंडित जी हमारे पीछे लाइन में खड़े थे, उन्हें आप लाइन से निकाल के यहाँ लेकर आए, उस बारे में कह रही हूँ। अच्छा, तो उस बारे में? अरे वो पंडित जी है, उन्हें इस तरह से लाइन में खड़े रखना ठीक नहीं, इसीलिए अंदर बुला के ले आई। तुम लोग जो सब लाइन में खड़े हो, उन सभी को पहले दूंगी, उसके बाद उन्हें दूंगी। तुम बस लाइन में खड़ी रहो और देखते रहो। इस तरह कहने पे कमला फिर कुछ ना कहते हुए चुपचाप अपने लाइन में जाके लग जाती है। इस बात से पंडित जी को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से से वो कहने लगते हैं, सबके बाद ही जब मिठाइयाँ देनी है तो अच्छा होता कि मैं लाइन में ही जाके खड़ा रहता। इस तरह अलग से अंदर बुलाने का क्या मतलब होता है? असल में आज मेरी पत्नी बहुत खुश है और सभी को मिठाइयाँ खिलाना चाहती है, इसीलिए वो शायद मेरा इंतजार कर रही होगी। जब वो इस तरह कह रहे थे, शारदा उन्हें देखकर आंख मारती है। पंडित जी कुछ समझ नहीं पाते हैं। अरे बाप रे, ये मुझे देखकर क्यों आंख मार रही है? ओम नमः शिवाय, अब मैं क्या करूं? इस तरह सोचते हुए वो फिर से शारदा को देखते हैं। शारदा उन्हें देखकर फिर से आंख मारती है। पंडित जी वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। 25 साल की अनामिका अपने सोफे पे बैठ के आराम से गुलाब जामुन खाते खाते टीवी देख रही होती है। ठीक उसी वक्त अनामिका के माता पिता गोवर्धन और सावित्री वहाँ आते हैं। माँ सावित्री बड़े गुस्से में थी। उसे देखकर अनामिका कहती है, पिताजी कह दीजिए कि कल से हमें गैस की जरूरत नहीं है। गैस नहीं होगा तो हम खाना कैसे पकाएंगे बेटा? आप एक बार माँ की आंखों की तरफ देखिए, एकदम लाल हो चुकी है। मुझे तो लग रहा है उसकी गर्मी से खाना पक जाएगा। हमें गैस की जरूरत नहीं। उन पैसों को बचा के आप मेरी शादी में खर्च कर सकते हैं। मजाक की जरूरत नहीं है। अभी तक दिन भर में तुम कितना गुलाब जामुन खाई हो बताओ? ओहो, तो नाराज होने का ये वजह है। 10 तो मैं खा चुकी हूँ। अगर लोगों को पता चले कि तुम गुलाब जामुन के लिए पागल हो तो कौन शादी करेगा बताओ? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए ये सब तो मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं माँ? आज के लिए बहुत हो गया।
इससे एक भी ज्यादा अगर तुम आज खाई ना, फिर देखो। इतना कहकर गुस्से से सावित्री वहाँ से चली जाती है। उधर शारदा के घर में पंडित जी बैठे हुए थे। मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई है। यहाँ से 10वें गांव में एक लड़की है, नाम अनामिका है। उसे मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। अच्छी जचेगी आपके साथ, क्या कहते हैं? फिर देर किस बात की पंडित जी, बात चलाइए शादी के लिए। आपसे ही हम न्योता शुरू करेंगे। इतना सुनकर पंडित जी खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक दिन रमेश और अनामिका की सगाई की बंदोबस्त की जाती है। वहाँ रमेश अनामिका एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों परिवार के बीच लेन देन की बात होती है। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर रमेश और अनामिका के दोनों परिवार मिलके पूरे गांव वाले सभी रिश्तेदारों के परिस्थिति में बड़े ही धूमधाम से शादी करवाते हैं। अनामिका अब अपने ससुराल में कदम रखती है। मिठाई का दुकान है, ये सोचकर अनामिका बहुत खुश होती है। माँ जी, आपका मिठाई का दुकान है? हाँ बहू, इस पूरे गांव में जो एक मिठाई का दुकान है वो हमारा है। मैं सोच ही रही थी अपने दुकान के बारे में बताऊंगी। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके मिठाई के दुकान पे बैठूं? ठीक है बहू, मैं जब दूसरे गांव में जाऊंगी तुम दुकान पे बैठना। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर शारदा तैयार होके चली जाती है। अनामिका और प्रसाद तैयार होके दुकान चले जाते हैं। एक के बाद एक ग्राहक दुकान में आ रहे होते हैं। जिसे जो मिठाइयाँ चाहिए वो उसे देती है और बीच बीच में एक आध खा भी लेती है। प्रसाद देख लेते हैं अनामिका को मिठाइयाँ खाते हुए, पर वो उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो पैसे गिनने में व्यस्त होते हैं। देखते देखते एक हफ्ता निकलता है, मिठाई का दुकान बंद हो जाता है। शारदा जो पैसे कड़ी मेहनत से कमाई थी सारे खर्च हो जाते हैं। फिर अनामिका, रमेश और प्रसाद तीनों दुखी होकर बैठे होते हैं। बहू, आज तुम्हारी सास वापस आ रही है। तुम तैयार रहना कि मिठाई का दुकान क्यों बंद हो गया इसका जवाब देने के लिए। अच्छे से सोच लो। मैं तो कहूँगा कि बहू ने पैसे मांगा तो मैंने दे दिया, चाहे तुम कितना भी गाली दो। मैं भी यही कहूँगा अनामिका कि तुमने मिठाई दुकान के सारे पैसे एक साथ सब खर्च कर दिए। अनामिका ये सब सुनकर काफी घबरा जाती है। शारदा गुस्से से घर वापस आती है। वो तीनों को देखने लगती है, पर वो तीनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बहू, जो हुआ है सच सच बताओ। मैं जब गई थी तब तो ये मिठाई का दुकान अच्छा चल रहा था। एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ बताओ बहू, मैं इस मिठाई दुकान को खड़ा करने के लिए तुम्हें पता नहीं है कितनी कड़ी मेहनत की है। तब जाके थोड़े पैसे कमाए थे और तुम इस घर में कदम रखते ना रखते सब बर्बाद कर दी। 1 महीना नहीं हुआ आए हुए और तुम्हारे आते ही मानो कि सब कुछ बर्बाद हो गया। बताओ क्या हुआ है? माँ जी, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मैं दिन भर सिर्फ मिठाइयाँ ही खाती रहती हूँ। पंडित जी ने आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? अच्छा, तो पंडित जी के ही कृपा से तुमने ये सब किया है। तुम अब ये सब बहाने मत दो। मुझे नहीं पता तुमने ये सब क्यों किया। अब तुम किधर से क्या करोगी मुझे कुछ नहीं पता, पर 1 महीने के अंदर मेरा दुकान मुझे वापस चाहिए। कैसे करके करोगी, कैसे उपाय निकालोगी, ये सब तुम जानो। नहीं तो सुन लो, मेरे बेटे को छोड़ के जाना होगा। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका काफी देर तक सोच विचार करती है। वो जाके दुकान खोलती है और वहाँ पे बैठकर गुलाब जामुन बनाकर बेचने लगती है। वो अपना पसंदीदा गुलाब जामुन बनाती है। चूँकि गुलाब जामुन का स्वाद बहुत ही अच्छा था, इसीलिए लोगों को भी बहुत पसंद आता है। उनकी तारीफ सुन के अनामिका भी बहुत खुश होती है, पर धीरे धीरे अपने मिठाई के लिए पागलपन को वो कम करती है। दिन निकलता है। अब धीरे धीरे अनामिका को अपने गुलाब जामुन से मुनाफा होने लगता है। उन्हीं पैसों से मिठाई दुकान के जरूरतमंद चीजें वो खरीदती है और दुकान फिर से जगमगा उठता है। माँ जी, उस वक्त जैसे आपने मुझे दुकान सौंपा था बिल्कुल वैसे ही मैं वापस कर रही हूँ। देखिए हमारा मिठाई का दुकान कैसे जगमगा उठा है। मुझे पता था बहू, सिर्फ तुम खाती ही नहीं हो, तुम में बेचने का भी गुण है। मैं भी यही चाहती थी। तुम अपने जुबान पे खड़ी रही और वादा पूरा की। मुझे तुम्हारे मिठाई पागलपन के लिए पता था। मैं जानबूझ के 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे मायके में जाके थी। 1 हफ्ते बाद मैं वहाँ से लौट कर आई हूँ। हाँ बहू, तुम्हारी सास ने रमेश को ये बात पहले ही बता दी थी। सॉरी अनामिका। इस बात से अनामिका बेहद खुश होती है।
उस दिन से शारदा मिठाइयाँ बेचने लगती है और बहू अनामिका गुलाब जामुन बनाकर गुलाब जामुन बेचना शुरू करती है। इस तरह पैसे भी कमाने लगती है और इस तरह सभी मिलके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।